अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करना है और आप लोगों के बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस। हम लोग आज उसको वाइंड अप करेंगे। उसके डिफरेंट कंटेंट्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो थे आप लोगों के पास रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्यू क्या होता है, फाइल क्या है, फाइल डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। आज हम लोग ने जो डिस्कस करना है उसमें आप लोगों के पास कीज हैं। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में प्राइमरी की डिस्कस की थी जो किसी भी टेबल की किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो उस तरह की डिफरेंट कीज हैं, उनकी टाइप्स हम उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हम लोग इंडेक्स का यूजेज डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के पास जब भी हम लोग डेटाबेस में डेटाबेस सेव करते हैं तो इंडेक्स का क्या यूज है। देन डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डाटा या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस पर फोकस करेंगे। और लास्टली हम लोगों ने डेटा मैनिपुलेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि व्यू में या एसक्यूएल के थ्रू हम लोग डेटा डेफिनेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं हम लोग उसको पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले की क्या होता है। की जैसे आप लोगों के पास हम लोग बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे तो की क्या, आप की से डोर को लॉक कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। किसी भी से हर चीज की एक स्पेसिफिक की होती है। गाड़ी की से आप लोग कभी भी अपने घर का डोर अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो की बेसिस पे आप लोग किसी भी की हमेशा आप लोगों के पास क्या होती है, यूनिक, और उसकी बेसिस पे आप लोग कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। और की पे डिपेंड करता है, आप की पे डिपेंड कर रहा होता है ना, की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट आउट करके लाने वाले हो। इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें तो की आप लोगों के पास क्या, अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फील्ड्स के नेम। यूनिकली का क्या मतलब होता है आप लोगों के पास, जो सिमिलैरिटी नहीं रखनी हो, जो डिफरेंट हो। टपल क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं रो। और रिलेशन क्या होता है आप लोगों के पास, टेबल। तो अब अगर हम लोग इस डेफिनेशन पे फोकस करें तो क्या है कि आप लोगों के पास एट्रीब्यूट्स, वो कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स की जो नेम, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स जो किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी भी टेबल या रिलेशन से। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया तो वो की वैल्यू होगी जिसकी बेसिस में मैं किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ या एक से ज्यादा का एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ। तो उस एट्रीब्यूट को जिसको हम लोग की बना देते हैं, जैसे स्टूडेंट में हम लोग रोल नंबर को बना देते हैं जिसमें वैल्यू आप लोगों के पास कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है कि कोई भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, वो यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, की। ऐसे एट्रीब्यूट को जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की। द keys are identifiers in a relation to access the stored data quickly and efficiently. कीज आप लोगों के पास क्या होता है कि किसी भी टेबल में वो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं ताकि आप लोग डेटा को क्विकली या एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट आउट कर सको। जैसे मैंने अपने रोल नंबर 36 का रिकॉर्ड देखना है तो मैं पूरा रिकॉर्ड उसका नेम के थ्रू नहीं सर्च करूंगी, मैं की वैल्यू में 36 क्यूरी पुट करूंगी और मेरे पास वो रिकॉर्ड डायरेक्टली आ जाएगा। देन आप लोगों के पास की हमें यूज होती है रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को भी या डिफरेंट रिलेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई या क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टेबल है, एक सब्जेक्ट का टेबल हो गया, एक स्टूडेंट का टेबल हो गया, आपका रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट का कोई ना कोई सब्जेक्ट आईडी होगा। तो आप लोगों के पास की जो है वो उन डिफरेंट टेबल्स के रिलेशन को बता सकते हैं कि ये अगर रोल नंबर है, इस रोल नंबर के अगेंस्ट ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आप लोगों के पास प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लोगों के पास प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे स्टूडेंट में रोल नंबर होता है। देन कॉम्पोजिट की का मतलब होता है अगर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स या एक से ज्यादा कॉलम्स को एज प्राइमरी की बना लें, सिलेक्ट करें किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट की।
देन कैंडिडेट की होती है आप लोगों के पास। कैंडिडेट की आप लोगों के पास ऐसी कीज जो सिलेक्ट, जो जैसे कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एज प्राइमरी की या एज की काम कर सकते हैं उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। देन ऑल्टरनेट कीज होती हैं। आप लोगों के पास किसी टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट्स की हैं, जिसको आप लोग सिलेक्ट कर लेते हो उसको आप प्राइमरी बोलते हो, जो आपकी सिलेक्ट नहीं होती हैं वो आप लोगों के पास ऑल्टरनेट कीज होती हैं। फॉरेन की होती है किसी एक टेबल की प्राइमरी की, अगर हम लोग किसी दूसरे टेबल में जाके कॉपी कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस कर दें, या उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। इन साइड को हम लोग डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। देन आप लोगों के पास सेकेंडरी की भी है, सॉर्ट की, जैसे आप लोग डाटा को जिसकी जो सॉर्ट करे या कंट्रोल करे आप लोगों के पास की। तो प्राइमरी की आप लोगों के पास क्या है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज नोन एज प्राइमरी की। एक एट्रीब्यूट है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ कॉलम जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी भी टेबल में, आप लोगों के पास उसको प्राइमरी की बोलते हो। जैसे मैंने एग्जांपल जो मैं रिपीट कर रही थी वो स्टूडेंट रोल नंबर की थी। अगर एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी होगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्राइमरी की के बारे में कि एक रिलेशन में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। एक टेबल में एक ही कॉलम एज प्राइमरी की सेलेक्ट हो सकता है। देन प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। जैसे मैंने रोल नंबर के एग्जांपल में बार बार इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग उसको रिलेट कर सको कि रोल नंबर कभी भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का एक अपना यूनिक रोल नंबर होता है। तो प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं आ सकती। आपके कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर नहीं होगा। तो अगर हम लोग रोल नंबर को एज प्राइमरी की सिलेक्ट करें तो प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू का मतलब है कि हम उसको एम्प्टी छोड़ दो या कोई नल लिख दो या नॉट एम्प्टी, कोई भी इस तरह की वैल्यू नहीं आ सकती। देन आप लोगों के पास सपोज जैसे स्टूडेंट का एक टेबल है, स्टूडेंट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम होंगे, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन। तो उसमें से जो रोल नंबर है वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा यूनिक होता है, तो हम लोग उसको एज प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। नेम यूनिकली आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम सेम होते हैं। जैसे एक क्लास में 4 या 5 सारा होंगी, तो आप लोग उस नेम को एज प्राइमरी की ट्रीट नहीं कर सकते। प्राइमरी की आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट करते हो जो यूनिक हो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है आप लोगों के पास, जैसे फोन 2 बहनों का सेम हो सकता है, तो रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। अब आप लोगों के पास जैसे हम टेबल देखा, रोल नंबर 1 है, 2 है, नेम में हम लोगों ने नेम लिखे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये क्या है, टेबल या रिलेशन। तो रोल नंबर को हम लोग एज प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग नॉर्मल, ये कैंडिडेट कीज भी नहीं, कैंडिडेट की भी वही होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके लेकिन वो एज प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं हुई, उनको ऑल्टरनेट कह देते हैं। देन कॉम्पोजिट की या कॉन्कैटिनेट की, जब हम एक से ज्यादा प्राइमरी की जो होती है वो सिर्फ एक हो सकती है। अगर हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की एक से ज्यादा नहीं होगी, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, लेकिन हम एक कॉलम को प्राइमरी की बना दें या एक से ज्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट की या कॉन्कैटिनेट की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के प्राइमरी की, हम कहें रोल नंबर सिंगल भी प्राइमरी की नहीं है, सब्जेक्ट सिंगल भी प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो है प्राइमरी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट की। अगर हम लोग प्राइमरी एक से या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की जनरेट करें तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट की। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि जैसे रोल नंबर 1 है, अब एक कॉलम में या एक सेल में एक ही वैल्यू आ सकती है, लेकिन अब रोल नंबर 1 है वो इंग्लिश भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा। अब मैं उसके सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथ दोनों नहीं लिख सकती, एक सब्जेक्ट के एक कॉलम में एक ही वैल्यू आ सकती है, तो ऑफ कोर्स हमें रोल नंबर 1 को 2 दफा लिखना पड़ेगा। बट हमने क्या कहा था, कभी भी आप लोगों के पास रिकॉर्ड की जो वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो इस केस में हम लोग रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के एक प्राइमरी की बना देंगे, उसको कॉम्पोजिट की कहते हैं। अब इसका ये मतलब है 1 और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रिपीट, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी रेप्लिकेट या रिपीट नहीं हो सकती।
तो अब जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बनाएंगे की, तो इसका मतलब होगा अब सिंगल सिंगल तो वो रिपीट हो सकते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो सकता। रोल नंबर 1 और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं होगा। रोल नंबर 1 और उर्दू हो सकता है, रोल नंबर 1 और मैथ्स हो सकता है, लेकिन नीचे जाके रोल नंबर 1 और इंग्लिश रिपीट नहीं हो सकता, एक साथ रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर हम कंबाइन करके एक की बना दे तो उसको कॉम्पोजिट की कहते हैं, और इसकी भी वैल्यू वही है, आप लोगों के पास ये रिपीट नहीं हो सकती। देन कैंडिडेट की आप लोगों के पास क्या है, रिलेशन में कंटेन मेनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन। एक रिलेशन में, एक टेबल में के अंदर जैसे एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उनमें से एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें रिकॉर्ड को। तो जितने भी वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जो एज प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकते हैं, उनको हम लोग कैंडिडेट बोलते हैं। जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसको प्राइमरी की बोलते हैं, और जिसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करते वो ऑल्टरनेट की होती है। सारे के सारे कैंडिडेट्स, जो सिलेक्ट हो गया वो प्राइमरी की, जो नहीं सिलेक्ट हुआ वो ऑल्टरनेट की। तो आप लोगों के पास अगर हम लोग एक स्टूडेंट ने, तो उसमें आप लोगों के पास रज नंबर भी हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो, रोल नंबर भी हो, तो ये दोनों के दोनों एज प्राइमरी की ट्रीट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर को किया, तो ये रज नंबर और रोल नंबर दोनों के दोनों कैंडिडेट की हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर को प्राइमरी एंड किया तो रज नंबर ऑल्टरनेट की बन जाएगी कि अगर ये नहीं तो ये, लेकिन ये दोनों यूज हो सकती हैं। जितनी भी कीज या जितने भी एट्रीब्यूट्स एक टेबल में एज प्राइमरी की सेलेक्ट हो सकते हैं उनको कैंडिडेट बोलते हैं। जो सेलेक्ट हो जाए उसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा को मिला के सिलेक्ट करो तो उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते बट वो कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की ये आप लोगों के पास क्या है, जो ऐसी कैंडिडेट की जो एज प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं हुई उसको हम लोग ऑल्टरनेट बोलते हैं। इसमें भी अगर हम लोग देखें, रज नंबर और रोल नंबर दो कैंडिडेट की थी। अगर हम लोगों ने कहा कि रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, रज नंबर को सिलेक्ट कर दिया प्राइमरी की, तो रोल नंबर क्या बन गया ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट की। अगर रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी की तो ऑटोमेटिकली रज नंबर क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट की। तो रज नंबर नेम और ये आप लोगों के पास एक को प्राइमरी की तो दूसरी क्या होती है ऑल्टरनेट की। फिर आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। फॉरेन की आप लोगों के पास ऐसे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेशन में जिसकी वैल्यू मैच करती होती है किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से। उस वैल्यू मैच अब प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन, अपने टेबल की प्राइमरी की से नहीं, एक ऐसी वैल्यू जो किसी दूसरे, मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल से मैं उसका रोल नंबर की उठाऊं और कर दूं सब्जेक्ट वाले में कॉपी कर दूं, तो एक ऐसे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे टेबल में एज प्राइमरी की काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल दो रिलेशन में एक का नाम, एक रिलेशन आप लोगों के पास डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग चाइल्ड रिलेशन भी बोलते हैं, और ऐसा टेबल जिसमें फॉरेन की प्रेजेंट होती है उसको हम डिपेंडेंट या चाइल्ड रिलेशन बोलते हैं। देन और जहां पे प्राइमरी की फॉरेन की से मैचिंग प्राइमरी की जिस टेबल में होती है उसको हम लोग पेरेंट रिलेशन बोलते हैं, और इनको हमेशा मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब हमें दो टेबल्स के बीच में कोई कनेक्शन शो करना हो, उनको कनेक्ट करना हो, तो हम लोग उसको फॉरेन की के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन में एट्रीब्यूट रोल नंबर है, और रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को हम लोग चाइल्ड वाले टेबल में जाके कॉपी कर लेते हैं। तो पेरेंट टेबल पे रोल नंबर प्राइमरी की होगा और चाइल्ड वाले टेबल में यही रोल नंबर एज फॉरेन की काम करेगा। ये पेरेंट टेबल है तो इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये चाइल्ड टेबल आ गया, तो रोल नंबर वाला जो है ये मैंने कॉपी कर दिया चाइल्ड वाले में, ये प्राइमरी की, और ये यहाँ पे क्या होगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो अगर ये प्राइमरी की जो मैंने इस यहाँ पे यूज की है, रोल नंबर जो पूरा का पूरा कॉलम मैंने उठा के यहाँ यूज किया, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। किसी टेबल की ऐसी प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से जब मैच करे तो जो उसकी प्राइमरी की होती है उसको पेरेंट बोलते हैं, और जिसमें ये मैच करे उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं, उसको चाइल्ड रिलेशन बोलते हैं। देन आप लोगों के पास आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की आप लोगों के पास एट्रीब्यूट होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज होती है। उसको
ये इसका यूनिक होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैच FA का या ICS का बैच 2008 का निकालना चाहती हूँ, तो ये सेकेंडरी की होगी और ये यूनिक नहीं होती, लेकिन ये रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज होती है। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे सिटी है, मैं देखना चाहती हूँ कि रावलपिंडी के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो रावलपिंडी जो है वो सिटी क्या एज सेकेंडरी की यूज होगी और जितने भी स्टूडेंट रावलपिंडी के वो सारे के सारे उससे एक्सट्रैक्ट आउट हो सकते हैं। तो ये यूनिक नहीं होती है, बट ये रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज होती है। देन आप लोगों के पास है सॉर्ट या कंट्रोल की। एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट किसी टेबल में जो सीक्वेंस को मेंटेन या स्टोर, सीक्वेंस में डाटा को स्टोर या रिट्रीव करते हैं, उसको हम लोग सॉर्ट की बोलते हैं और इसको कंट्रोल की भी आप लोग बोलते हो। डिफरेंट वेज और यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो असेंडिंग में भी कर सकता है, सॉर्ट डिसेंडिंग में भी कर सकता है, तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इंडेक्स की क्या यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडेक्स आप लोगों के डाटा एक डाटा स्ट्रक्चर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइल में क्विकली एक्सेस करने के लिए। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइल में किस जगह पे प्रेजेंट है वो इंडेक्स लोकेशन बताता है ताकि हम लोग उस रिकॉर्ड को जल्दी एक्सेस कर सकें। Indices are used to speed up the sorting and searching process. For example, मैं रोल नंबर 36 को यूज करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ लिखूंगा 36 एंटर, तो 36 उस टाइम पे क्या वर्क कर रहा है, एज इंडेक्स काम कर रहा है। तो आप लोग इंडेक्स की बेसिस पे सॉर्टिंग भी कर सकते हो, उसकी बेसिस पे सर्चिंग भी कर सकते हो। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी ऑर्डर में लेके आना, सर्चिंग का मतलब है आप कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर रहे हो। कुछ इंडेसेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास रिलेटेड टेबल्स में हो जाता है। जब आप रिलेशनशिप डिफाइन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं और आप लोगों के डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंडेसेस की वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि आप लोग इंडेक्स की वजह से क्विकली डाटा को एक्सेस कर सकते हो। आप लोग बड़े लेवल पे जब पढ़ते हो तो स्पेशल एल्गोरिथम्स हैं जो आप लोगों के पास इंडेक्स कीज को जनरेट करते हैं, तो इंडेक्स के थ्रू आप लोग डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हो या उसकी लोकेशन पे क्विकली जा सकते हो, डाटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो इंडेक्स जो है वो आप प्राइमरी की को भी एज इंडेक्स यूज कर सकते हो, सेकेंडरी की, फॉरेन की, तो डिफरेंट इंडेक्सेस जो है वो इन की से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो आप लोगों के पास इंडेक्स फाइल में स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी सर्चिंग और सॉर्टिंग का ऑपरेशन है उनको स्पीड अप करने के लिए आपने कोई एडिटिंग करनी है, किसी रिकॉर्ड में एडिटिंग करनी है, कोई अपडेट करनी है, जब भी आप कोई चीज चेंज करते हो तो वो आपके इंडेक्स फाइल में भी हर रिकॉर्ड से रिलेटेड उसका इंडेक्स फाइल में मेंटेन होता है। और अगर आप उस रिकॉर्ड को चेंज करो, डिलीट करो या कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करो तो आपकी इंडेक्स फाइल में भी वो चेंज नजर आता है। देन आप लोगों के पास डिफरेंट, अगर हम लोग देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो डिफरेंट रोल्स होते हैं जो रोल्स डिफाइन हुए होते हैं। अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले यूजर या एंड यूजर क्या होता है, ऐसा जो उस एप्लीकेशन को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग यूजर या एंड यूजर बोलते हैं। The user and users are the persons who directly interacts with the database system. For example, जैसे आप लोग अपना रिजल्ट ऑनलाइन देखते हो या आप लोग अपने मार्कशीट अपनी डाउनलोड करते हो ऑनलाइन, जो आप लोग यूज कर रहे होते हो बाद में, वो आप लोग एंड यूजर्स हो। आप लोग ना तो अपना डाटा वहां पे खुद से एंटर कर सकते हो, ना उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो। आप लोग क्या कर रहे होते हो, सिर्फ उसको यूज करते हो, आप उससे इंटरेक्ट करते हो, आप उससे बात कर रहे होते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो वो हमेशा एंड यूजर करता है। use database application without technical knowledge. आप लोग किसी का रिजल्ट मैट्रिक का उठा के, अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया और आप लोग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है कि डेटाबेस किसने बनाया, कैसे बनाया, उसमें कौन कौन से टेबल हैं, बैकएंड पे डाटा किस तरह से स्टोर है, ये आप लोगों का हेडेक नहीं होता। आप लोग सिंपली उस डेटाबेस से बात करते हो, आपको जो भी क्यूरी पुट अप करनी है, जो भी चीज आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट आउट करनी होती है, आप लोग इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो और अपना डाटा रिट्रीव करते हो। जितने भी एंड यूजर्स हैं वो डेटाबेस के किसी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई फॉर्म फिल किया तो आप सिर्फ वही चीजें एक्सेस कर सकते हो जो उस फॉर्म में नजर आ रही हैं। आप उसके पीछे की चीजें बैकएंड पे क्या प्रेजेंट है वो एक्सेस नहीं कर सकते हो। और उसके बाद आपको कोई प्रोग्राम, एंड यूजर को कभी भी कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता। और कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, आप लोगों के पास जो एंड यूजर होता है उसके पास सिर्फ
ये नॉलेज जरूर होती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो उसने इंस्टॉल करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है, लेकिन मुझे पता तो चले कि मैंने उसको इंस्टॉल किया या नहीं किया, कौन सा सॉफ्टवेयर मैं ओपन करूंगी तो मैं अपने डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ, तो वो आप लोगों के एंड यूजर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आप लोगों के पास दो टर्म्स आएंगी अभी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इन दोनों में स्लाइड डिफरेंट है। डाटा जैसे नाम से पता चलता है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो डाटा के लिए स्पेसिफिकली काम कर दे, डाटा किस तरह से आया, डाटा कैसे स्टोर हुआ, डाटा कैसे रिट्रीव हुआ, सिर्फ डाटा पे बेस करा होता है। और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाटा को मैनेज कैसे करना है, उसमें मैनिपुलेशन, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, उसके यूजर्स को कैसे बात करनी है, पूरा सिस्टम कैसे मैनेज होगा, वो सब डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की क्या होती है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी डाटा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी डाटा, जो भी रिकॉर्ड है, वो सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन वो नॉर्मली डेवलप क्या करता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारा डाटा है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये, और मैं डेवलप क्या करूंगी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि भाई ये काम होने चाहिए, मेरा डेटाबेस में ऐसे हो, ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस में इस तरह से काम होना चाहिए। सब कौन करता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर अपने डाटा को देख के वो फंक्शन, क्या आपके डेटाबेस में क्या फंक्शंस होने चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को बताता है। देन वो कंट्रोल या मैनेज करता है सारे डेटाबेस सिस्टम को, उसमें अंदर जितना भी डाटा है वो उसको मैनेज करता है। देन आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं, जो डाटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारे जो रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है कि डाटा के जो भी स्टैंडर्ड, जो भी डाटा किस तरह से होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, फॉर एग्जांपल उसमें किस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को किस तरह से डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डाटा किस सर्वर पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो सब क्या होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। फिर डाटा यूजर से, जो एंड यूजर होता है उससे कम्युनिकेट करना होता है, उससे बात करना, उससे कोई प्रॉब्लम तो उसको हैंडल करना डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। फिर डाटा डिक्शनरी आपके पास होती है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा से रिलेटेड डाटा, जैसे डाटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर है, कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग है, तो डाटा कितनी मेमोरी ले रहा है, तो डाटा से रिलेटेड जितने भी हैं उसकी जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है या उससे रिलेटेड जो भी चीजें डिफाइन करनी होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन भी यूजर को प्रोवाइड करता है अगर रिक्वायर्ड हो, तो मोस्टली उसकी जरूरत नहीं होती। ऑथराइज एक्सेस टू द डेटाबेस, जो कौन कौन डेटाबेस को एक्सेस कर सकेगा, वो जो ऑथराइजेशन है वो आप लोगों के पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है। देन कंट्रोल करता है या मॉनिटर करता है जितना भी आप लोगों के पास डेटाबेस है, उसमें डेटाबेस उसको कंट्रोल या मॉनिटर करता है। देन आप लोगों के पास आता है डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर था, देन डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जो आप लोगों के डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है जी, डेटा बेस, यहाँ पे एक वर्ड ऊपर आना चाहिए, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए यहाँ पे, जो आप लोगों के डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करता है। वो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने दी हैं उनको प्रैक्टिकली डिजाइन किस तरह से करें, डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कैसे करें, कौन कौन से ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो, पूरा डेटाबेस बनाने के बाद उसको मेंटेन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस पूरे सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको किस तरह से बनाना है, वो सारा आप लोगों के पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो टेक्निकली होना चाहिए, उसकी अच्छी मैनेजर अच्छा हो, टेक्निकली उसको प्रोग्रामिंग और ये सब चीजें उसको आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, किस तरह से टास्क को करना है, किस तरह से उसने डेडलाइन को फॉलो करना है, कोऑर्डिनेट किस तरह करना है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना है, वो सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। देन आप लोगों के पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सर्वर है या नॉर्मल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, किस तरह से काम करेगा डाटा। असल में पूरा डेटाबेस जो डेवलप होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। देन आप लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए जिसमें वो यूजर को या उसकी नीड्स को डिटरमिन कर सके। फॉर एग्जाम्पल यूजर है, वो रिक्वायरमेंट बता रहा है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि वो सिस्टम बना रहा है तो उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो उसके नीड्स को डिटरमिन कर सके।
और इम्पोर्टेंट टास्क आप लोगों के पास जो परफॉर्म करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या है? डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, फिर मॉनिटर करना उस सिस्टम को, कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल टीचर को कितना एक्सेस देना है, स्टूडेंट कितना एक्सेस कर सकता है, प्रिंसिपल कितने एक्सेस कर सकता है, हर बंदे का एक्सेस परमिशन कंट्रोल करना कि हर बंदा पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सारी परमिशंस। इसके अलावा रेगुलर बैकअप, जितना भी डाटा रेगुलर लेवल पे चेंज हो रहा होता है तो स्टूडेंट का और टीचर्स का, एम्प्लॉय का, तो उसका बैकअप होना चाहिए। इन केस सर्वर फेल हो जाए, कोई फाइल फेल हो जाती है तो आप लोग उससे डाटा अपनी मास्टर फाइल से रिट्रीव कर सको। देन आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम क्रैश कर जाता है, सर्वर क्रैश कर सकता है, तो वापस डाटा कौन स्टोर करेगा? डीबीए करेगा, इसके अलावा कोई नहीं। देन आप लोगों के पास लास्ट में आती है डाटा मैनिपुलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो सबसे पहले डाटा मैनिपुलेशन में आप लोगों के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है आप लोगों को फैसिलिटी कि आप लोग डाटा को रिट्रीव कर सकते, जो एग्जिस्टिंग डाटा आप लोगों के पास पड़ा है उसको ओपन करो, उसको एक्सेस करो या उसको डिलीट कर सकते हो डाटा को डेटाबेस से। देन आप लोगों के पास डेटाबेस मैनिपुलेशन में वो सारे चेंजेस होते हैं। आप डाटा को डिलीट कर रहे हो, आप डाटा को ओपन कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, उसमें नया डाटा एंटर कर रहे हो, जो ऑलरेडी डाटा एंटर है उसमें फॉर एग्जांपल एड्रेस वगैरह चेंज करना है, आप किस तरह से उसमें चीजें चेंज कर रहे हो। देन आप लोगों के पास इंडेक्स सर्च, इंडेक्स कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डाटा को डिलीट करना, उसको ओपन करना, उसको इंसर्ट करना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को चेंज करना, व्यूज जनरेट करना, अपनी मर्जी के ऑपरेशंस परफॉर्म आप कर सको, वो सब करना आप लोगों के पास ये सब डेटाबेस मैनिपुलेशन में आता है। डिफरेंट डाटा, डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उनके रिलेशन फॉर्म करना, जैसे मैंने आपको कहा था एक से ज्यादा टेबल से डाटा रिट्रीव करके व्यू जनरेट करना, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट या टीचर के टेबल में क्या रिलेशन हो सकता है, या स्टूडेंट या सब्जेक्ट के टेबल में क्या रिलेशन हो सकता है, वो सब चीजें आप लोगों के पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करता है। और इट स्टोर और मैनिपुलेट डाटा इन टेबल एंड रिलेशन, जितना भी डाटा स्टोर या मैनिपुलेट होता है वो आप लोगों के पास टेबल्स या रिलेशंस की फॉर्म में होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और उसके साथ ही आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है वो वाइंड अप हम लोगों ने कर दिया। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई मसला है तो आप लोग अपने डिस्कशन सेशन में व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, खासतौर पे डाटा और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो स्लाइड डिफरेंस है उसको आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।